नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और उसमें भी उत्तर मध्यकाल यानी जो रीतिकाल है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम पढ़ रहे हैं। आज का जो प्रश्न है वो प्यारे विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए भी है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, ये प्रश्न है, रचना की दृष्टि से रीतिकालीन कवियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। विगत वीडियो में हमने पढ़ा था कि रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी और प्रमुख रचनाकार कौन से थे। अब हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों की रीतिकाल में जो कवि हैं उनको कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं, उन पर टिप्पणी लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखिए। रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में प्यारे विद्यार्थियों? 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इन 3 वर्गों में पहला जो वर्ग है वो है इसको जो रीति की काव्य धारा हम कह सकते हैं कि ये इन 3 काव्य धाराएं हैं इसमें। तो पहला जो है रीतिबद्ध कवि या रीतिबद्ध काव्य धारा हम कह सकते हैं। तो रीतिबद्ध नाम से ही पता चलता है जो रीति से बंधा हुआ हो। रीति मन परंपरा, रीति मन पथ, रीति मन मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षणों ग्रंथों को लिखने की एक तरीका या इसकी पद्धति हम कह सकते हैं, तो उसको रीति कहा गया है। तो रीतिबद्ध कवि यानी जिन कवियों ने रीति परक जो रचनाएं हैं उनका शास्त्रीय दृष्टि से सृजन किया, यानी जो शास्त्रों में उल्लेखित है उन नियमों के अनुसार रीतिकालीन जो काव्य है वो लिखा गया, रीति परक जो ग्रंथ है वो लिखे गए, वो रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में आती है, रीतिबद्ध काव्य धारा की श्रेणी में आती है। प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय दृष्टि यानी जो संस्कृत साहित्य में जो काव्य रचा गया जिसमें छंद, अलंकार, गुण, रीति, नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन इत्यादि इन विषयों के ऊपर कला पक्ष का जो विशेष तौर से ध्यान जहाँ पर रखा गया, वो सब चीज़ों को समेट करके जहाँ पर काव्य रचना हुई थी वो रीतिबद्ध मानी जाती है। तो जिन कवियों ने रीति परक रचनाओं का शास्त्रीय दृष्टि से सर्जन किया यानी निर्माण किया, बनाया या लिखा, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो लक्षण ग्रंथों में निहित नियमों में बंद करके, यानी जो संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उन नियमों का पालन करते हुए उन संस्कृत लक्षण ग्रंथों में निहित नियमों में बंद करके काव्य रचनाएं की, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया या रीतिबद्ध काव्य धारा जिसको हमें कह सकते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गई। रीतिबद्ध नाम से पता चलता है रीति से बंधी हुई, रीति के नियमों से बंधी हुई जो रचनाएं हो गई वो रीतिबद्ध काव्य रचनाएं हो गई, यानी काव्य धारा रीतिबद्ध काव्य धारा की हो गई और इनको लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने आचार्यत्व और कवित्व दोनों क्षेत्रों का निर्वाह किया। आचार्यत्व और कवित्व, उस समय आचार्य और कवित्व 2 भाव थे, यानी कुछ कवि साधारण कवि थे, दूसरे थे वो आचार्य कवि थे। अब आचार्य कवि कौन होते थे? जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना, उदाहरण ग्रंथों की रचना वो लिखते थे, वो आचार्य कहलाते थे, यानी जिनमें शब्दों का चमत्कार पांडित्य प्रदर्शन वो किया करते थे, छंदों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा, गुण रीतियों के द्वारा अपनी काव्य रचना में पूरी तरह से वो झोंक देते थे। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का गुणगान वो करते थे अपनी काव्य में। जैसे आप केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका को पढ़ो, या जिसमें बहुत सारे तो अलंकार है और बहुत सारे विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए रामचंद्रिका काव्य को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रीतिकालीन जो कवि थे, इन्होंने जो रीतिबद्ध जो कवि इनकी श्रेणी में आती है, उन्होंने आचार्यत्व और कवित्व दोनों क्षेत्रों का निर्वाह करते हुए अपनी रचनाएं की। यानी कुछ कवि है वो कवि बन करके यानी कवित्व का भाव लेकर के काव्य रचना की, कोई कवि है वो इनसे भी श्रेष्ठ यानी आचार्यत्व का भाव लेकर के भी काव्य रचनाएं की, और आचार्य कवि से भी ज़्यादा श्रेष्ठ उस समय माना जाता था। इसलिए प्रायः रीतिकाल के कवि है वो आचार्य बनने की होड़ उनमें थी, प्रतियोगिता उनमें थी। तो आचार्यत्व और कवित्व दोनों क्षेत्रों का निर्वाह करते रचना लिखी।
इन रीतिबद्ध कवियों में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नाम देख लीजिए ठीक से, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। विगत वीडियो में भी हमने पढ़ा था, फिर एक बार पुनः देख लीजिए। रीतिबद्ध कवियों में देखो केशवदास, चिंतामणि, देवकवि, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, सुरति मिश्र, रसलीन, ग्वाल कवि, मतीराम और भिखारीदास इत्यादि जो कवि है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो एक बार पुनः देख लीजिए रीतिबद्ध कवियों में, यानी रीतिबद्ध कवियों ने जो रीतिपरक रचनाओं का शास्त्रीय ढंग से सृजन किया, नियमों में बंद करके रचना लिखी, जो लक्षण ग्रंथ लिखे वो रीतिबद्ध कहलाए। और रीतिबद्ध कवियों में केशवदास जी है, चिंतामणि है, देव कवि है, पद्माकर है, श्रीपति है, सेनापति है, सुरति मिश्र है, रसलीन, ग्वाल कवि, पद्माकर, मतीराम और भिखारीदास जैसे कवि है वो आते हैं। ठीक है, तो ये कवि है वो आपके प्यारे विद्यार्थियों रीतिबद्ध कवि हैं। और इन कवियों ने प्यारे विद्यार्थियों रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नायिकाओं के भेद, प्रभेद, उपभेद, नक्सिक वर्णन है, ऋतु वर्णन है, 12 मासा का वर्णन है, गुण, रीति, काव्य गुण, काव्य गुणों से युक्त रचनाएं, प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण, रीतियाँ, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी रीति, 3 रीतियाँ होती है, 3 गुण 3 रीतियाँ होती है। नक्सिक वर्णन, नायिका का नक्श से लेकर के सिर तक का जो वर्णन होता है, अंग प्रत्यंगों का जो वर्णन है, नायिका के भेदों का वर्णन है, भेद प्रभेदों का वर्णन है, छंदों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, रस का प्रयोग है। तो रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, गुण, रीति आदि जो काव्यांग, जिनको क्या कहा जाता है, काव्य के अंग है। काव्य के अंग कौन कौन से है प्यारे विद्यार्थियों? एक शब्द आया है काव्यांग, यानी काव्यांग का मतलब हो गया काव्य के अंग। अब कविता के अंग कौन कौन से होते हैं? तो कविता के अंग होते हैं आपके रस, छंद, अलंकार, है ना, गुण, रीति और इसके साथ जो कला पक्ष में आपके नक्श का वर्णन आता है नायिका का और नायिका भेद, ठीक है, गुण, दोष, ये सब चीज़ें इसमें शामिल आती हैं। तो इस प्रकार से ऋतु वर्णन इत्यादि काव्यांग, ये काव्य के क्या है, अंग होते हैं। मुख्यतः रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, नायिका भेद इत्यादि ये सब चीज़ें क्या है, काव्यांग है, काव्य के अंग है। तो इन काव्यांगों का शास्त्रीय ढंग से जो शास्त्र में लिखा गया है या संस्कृत साहित्य में जो लिखा गया है, उन शास्त्रीय ढंग से निरूपण करके लक्षण उदाहरण वाले, यानी रीतिकाल के जो रचनाएं हैं उनको लक्षण उदाहरण ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो लक्षण उदाहरण वाले काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें इनका लक्षण और उदाहरण पाए जाते हैं। किन के लक्षण? इनके रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्सिक, गुण, रीति इत्यादि ये जो लक्षण है उनके साथ उदाहरण है, उनका प्रयोग कर दिया जाता है इन काव्यों में। तो वो रीतिबद्ध कवि काव्य धारा में आती है, या रीतिबद्ध कवि जिसको कहते हैं। तो ये रीतिबद्ध कवि है और ये कवियों को बांटा गया है, इन्हीं को हम काव्य धारा भी कह सकते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध कवि काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। तो ये आपको समझ में आ गया। ये कवियों ने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, गुण, रीति काव्यों को शास्त्रीय ढंग से निरूपण करके लक्षण और उदाहरण ग्रंथ काव्य की रचना की थी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब है अगला जो कवि वर्ग है वो है कवियों का, वो रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि कौन से होते हैं? इस धारा के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों वे कवि आते हैं, इस धारा के अंतर्गत, यानी ये रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीतियों को जानबूझ के स्वीकार नहीं किया, यानी इन्होंने रीति की जो परंपरा है उसको जानबूझ के स्वीकार नहीं की, परंतु समय का प्रभाव ऐसा हुआ या समय के प्रभाव के कारण रीतियां हैं वो स्वयं आकर के इनके काव्यों में सिद्ध हो गई। हालांकि इन्होंने प्रयोग करने से मनाही इनकी थी कि ये रीतियों को जानबूझ करके अपने काव्य में प्रयोग नहीं करना चाहते थे, स्वीकार नहीं करते थे, परंतु समय के प्रभाव के कारण रीतियां हैं वो इनके काव्य में स्वतः आकर के सिद्ध हो गई, अपने आप ही सिद्ध हो गई। तो अर्थात वो अपने आप ही रीतियां हैं वो लक्षण ग्रंथ वो अपने आप बन गई। जैसे बिहारी जी की जो इसमें प्रमुख कवि आते हैं, बिहारी जी, यानी बिहारी जी ने रीतियों की जानबूझ के स्वीकार नहीं किया, लेकिन समय के कारण इनकी जो बिहारी सत्सई जो रचना एकमात्र रचना है
बिहारी सत्सई। तो इसमें आपको लक्षण, काव्य ग्रंथ, नायिका भेद सभी का चित्रण एक साथ मिल जाता है। तो स्वतः ही इनकी रीति है जो सिद्ध हो गई है काव्य में। तो इस प्रकार से ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। और रीति सिद्ध कवि मुख्यतः एक ही है, बिहारी जी। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवियों में बिहारी जी का नाम प्रमुखता से आता है। अब देखिए रीति मुक्त नाम से पता चलता है जो रीति से मुक्त हो गया हो, इन परंपराओं को जो नहीं मानता हो और इनके हट करके काव्य रचना लिखते हैं स्वच्छंद रूप से, वे कवि जो कविता को रीति की संकीर्ण गलियों से निकाल करके स्वच्छंद पथ पर प्रतिष्ठित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रीति मुक्त कवि। ठीक है, रीति मुक्त कवि है ये, रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि वे कवि जो कविता को रीति की इस संकीर्ण गलियों से निकालते हैं या रीति की परिपाटी से अलग स्वच्छंद रूप से प्रतिष्ठित करते हैं, वो रीति मुक्त कहलाए प्यारे विद्यार्थियों। और ये कवि क्या होते थे? भावुक होते थे, प्रेमी होते थे, यानी भुगत भोगी है हम कह सकते हैं, प्रेमी हैं और इसीलिए भावुक प्रेमी होते हैं और स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से कविता करते हैं, यानी स्वच्छंद रूप से या स्वतंत्र रूप से कविता रचना करते हैं। और ये कवि प्रायः भावुक हैं और स्वयं प्रेम करने के कारण उनकी कविताओं में जो प्रेम की भावना वो साफ साफ दृष्टिगोचर होती है। इस कारण उनके मुक्तक जो काव्य है वो भाव प्रधान है। इनके जो मुक्तक रचनाएं इन्होंने लिखी है, प्रबंध रचनाएं इन्होंने लिखी है, किसी एक घटनाक्रम को लेकर के लंबी कविता इन्होंने नहीं लिखी, मुक्तक यानी अलग अलग विषयों के ऊपर लिखी है। तो उनके जो मुक्तक काव्य है वो भाव प्रधान है, भाव प्रधान है और आत्म प्रधान है और व्यक्ति परक है। क्योंकि व्यक्ति परक इसीलिए है कि अधिकतर कवियों ने प्रेम किया, इसीलिए प्रेम की अवधारणा को उन्होंने अपने काव्य में समेटा। तो इस प्रकार से व्यक्ति परक, भाव प्रधान, आत्म प्रधान है काव्य है वो उन्होंने लिखा। और काव्य में मुक्त काव्य अधिक लिखा गया। तो मुक्त काव्य भाव प्रधान, आत्म प्रधान और व्यक्ति परक है। तो ये रीति मुक्त कवि है जिन्होंने रीति की परिपाटी को नहीं माना, इनसे अलग हट करके काव्य रचना लिखी। इस कोटि में आने वाले जो कवि हैं उनमें सबसे पहले घनानंद जी का नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों, जिनको प्रेम के पीर का कवि माना जाता है। प्रेम की पीड़ा इन्होंने स्वयं देखी थी, झेली थी। घनानंद जी स्वयं है वो सुजान नाम की एक नर्तकी से प्रेम करते थे, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि वह सुजान जो इनकी प्रेमिका थी वो एक तरह से घनानंद जी तो उनसे प्रेम करते थे लेकिन वह उनसे प्रेम नहीं करती थी। इस कारण से घनानंद जी बड़े व्यथित हो गए, दुखी हो गए और बाद में घनानंद जी को जब एक तरह से कहते हैं कि राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है और इस वजह से घनानंद जी बड़े टूट जाते हैं। लेकिन उनके मन मस्तिष्क में सुजान का हमेशा चिंतन रहता है। वह सुजान को जाते समय ये कहते भी हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन सुजान वो इस बात का ध्यान नहीं देती और वह उनके प्रेम को अस्वीकार कर देती है। इससे घनानंद जी बड़े व्यथित होते हैं और इसी व्यथा को वह अपने काव्यों में उतारते हैं। फिर घनानंद जी है वो कृष्ण भक्ति शाखा में दीक्षित हो जाते हैं, फलस्वरूप उन्हीं वो सुजान को भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए घनानंद जी है उसी सुजान को कृष्ण के रूप में चरितार्थ करने लग जाते हैं अपने काव्य में। तो ये प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। और आपके रीतिकालीन काव्य जो प्रथम आपकी पुस्तक है इसमें प्यारे ये क्षमा करना से BA द्वितीय वर्ष के अंदर जो किताब है रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें घनानंद जी के पद भी हैं। और ये जो इस कोटि में आने वाले कवियों में घनानंद जी है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है इत्यादि के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। ये श्रेणियों की आपको ध्यान में होनी चाहिए कि रीति सिद्ध कौन सी होती है, रीतिबद्ध कौन सी होती है, रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं, कौन सी काव्य धारा होती है, इनके बारे में आपको ठीक प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से कवि थे। इन कवियों में काव्य में देखिए भावुकता है के साथ साथ प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति है, क्योंकि स्वयं इन्होंने प्रेम किया था। प्रेम का आनंद या प्रेम की जो क्या व्यथा होती है उसको उन्होंने जो है झेला था, स्वयं इसके भुगत भोगी थे ऐसे कह सकते हैं। तो इन कवियों में भावुकता के साथ प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इनकी प्रेम अभिव्यक्ति में वासना और मासलता का अभाव है। इनका जो प्रेम वेदना है या प्रेम की जो अभिव्यक्ति का जो तरीका है उसमें वासना नहीं है, उसमें मासलता नहीं है कि नायिका के भाई शारीरिक सुंदरता को लेकर के या शारीरिक शरीर को लेकर के उनके प्रति आकर्षण का भाव हो, ऐसा इनमें नहीं है। वासना और मासलता का अभाव सा है।
भाव है, उनका जो प्रेम है एक तरह से सात्विक प्रेम हम कह सकते हैं, क्योंकि वो सच्चे हृदय से प्रेम है वो करने वाले कवि थे। तो इस प्रकार से ये 3 काव्य धारा या 3 कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। तो इन कवियों के बारे में आपको ठीक प्रकार से समझे। आशा करता हूँ यहाँ तक पढ़ा है वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे रीतिकाल से संबंधित आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और इनके नोट्स बनाकर इनको याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।